प्रथम के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम देखेंगे आदेश की एकता का सिद्धांत लोक प्रशासन में किस प्रकार से उपयोगी है, इसका क्या अर्थ है और क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या दोष है। लोक प्रशासन में आदेश की एकता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में प्रशासन या संगठन में किसी प्रकार का कोई कार्य कुशलता के साथ नहीं किया जा सकता। आदेश की एकता का अर्थ है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी से आदेश ग्रहण नहीं करेगा। यदि संगठन में किसी व्यक्ति से दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने को कहा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप भ्रम तथा अकुशलता उत्पन्न होती है। आदेश देने वाले से एक होने के कारण ही इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। अर्थात जो संगठन में अगर दोहरे आदेश प्राप्त होते हैं तो संगठन में भ्रम की स्थिति या कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलता है। परस्पर विरोधी होते हैं तो ऐसी स्थिति में आदेश देने वाला व्यक्ति एक हो, इसी के कारण इसको आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है। फिप्नर के अनुसार आदेश की एकता से अभिप्राय है कि किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य एक और केवल एक वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेह या जवाबदार होगा। हेनरी फेयल ने भी इसी प्रकार कहा, किसी कर्मचारी को केवल एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए। इससे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है कि अनेक स्वामी होने से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, एक स्वामी होने से कार्य में अच्छा समन्वय होता है। इसे आदेश की एकता का सिद्धांत कहा जाता है लोक प्रशासन में, और इसका उपयोग सभी संगठन, कार्यालय और प्रशासन में किया जाता है। अब देखिए आदेश की एकता का सिद्धांत की आवश्यकता। संगठन में कई प्रकार के कर्मचारी होते हैं। थोड़े से ही उच्च अधिकारी रहते हैं जो आदेश देते हैं और उनके नीचे काफ़ी बड़ी संख्या में निम्न कर्मचारी रहते हैं जो इन आदेशों को ग्रहण कर उनका पालन करते हैं। ऐसी स्थिति में कुशल एवं सफल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक के कर्मचारी को उसके तत्कालीन उच्च अधिकारी का ज्ञान हो। प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे किससे आदेश और निर्देश प्राप्त करने हैं। अर्थात एक अधीनस्थ कर्मचारी को कितने उच्च पदाधिकारी की आज्ञाओं का पालन मानना चाहिए। आज्ञा की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता निम्न कारणों से आवश्यकता पड़ी है। जो पहला जो कारण है वह है किसी भी संगठन की संरचना दोहरे नियंत्रण के अनुकूल नहीं होती। दूसरा है एक ही व्यक्ति या विभाग के ऊपर जब दो अधिकारी सत्ता का उपयोग करते हैं तो उसमें गड़बड़ी पैदा होना स्वाभाविक है। तीसरा, किसी संगठन के प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता ही उसके प्रति ही नेता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। चौथा, यदि आज्ञा प्रसारित करने वाले कर्मचारियों की संख्या एक से अधिक होती है तो उसमें विरोध अथवा भ्रांति उत्पन्न करवाकर अधीनस्थ कर्मचारी उसका लाभ उठा सकता है। पांचवा, जो आदेश की एकता का सिद्धांत की आवश्यकता महसूस है वह है यदि किसी संगठन में कर्मचारी अनेक अधिकारियों से आदेश ग्रहण करता है तो इस बात की संभावना हो सकती है कि उसे विरोधी आदेश प्राप्त हो और वो कठिन स्थिति में पड़ जाए कि कौन से आदेश की उसकी पालना करे। छठा, आदेश की एकता के अभाव में भ्रम उत्पन्न हो सकता है और उत्तरदायित्व का निश्चित करना कठिन हो सकता है। तो ये इसके प्रमुख कारण थे आदेश की एकता के सिद्धांत के। इस कारण से इसकी आवश्यकता पड़ी। अब देखिए आदेश की एकता के क्या क्या गुण हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत संगठन में एक व्यक्ति एक स्वामी की अवधारणा को स्थापित करता है। यह अवधारणा संगठन के सुगम एवं समताशील संचालन में बहुत सहायक होती है। इस सिद्धांत के फलस्वरूप संगठन में सत्ता के सूत्रों, लाइन और अथॉरिटी का स्पष्टीकरण होता है और आदेश में अनेक स्रोत होने से भ्रम उत्पन्न होता है। असक्षमता, अनिश्चितता फैलती है तथा कार्य को उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता। अतः जो कर्मचारी को जो कर्तव्यनिष्ठ की स्थिति में आ जाती है तो इसके कारण आदेश के एकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो कौन कौन से इसके गुण हैं। सबसे बड़ा जो गुण है इस सिद्धांत का, प्रशासन में कार्यकुशलता का विकास होता है। दूसरा, पद सोपान
पद्धति के अनुकूल है। तीसरा, कर्मचारियों की आज्ञा से संबंध में भ्रांति उत्पन्न नहीं होती, इस कारण से प्रशासनिक कार्यों में देरी नहीं होती। चौथा, इसमें प्रत्येक कर्मचारी अपने तात्कालिक उच्च अधिकारी को अच्छी तरह से जानता है और उसे ये पता रहता है कि उसे किससे आदेश ग्रहण करने हैं और किसके प्रति उत्तरदायी है। इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं हेनरी फ्योल लिखते हैं कि यदि ये सिद्धांत का उल्लंघन किया जाए तो सत्ता कमज़ोर हो जाती है, अनुशासन खतरे में पड़ जाता है, व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। तो ये आदेश की एकता के सिद्धांत के गुण है। कार्यकुशलता है, कोऑर्डिनेशन है और इसमें तत्कालीन उच्च अधिकारी का उसको पता रहता है, ज्ञान होता है। ये सारी स्थिति आदेश के एकता के सिद्धांत के रूप में, एक गुण के रूप में देखते हैं। अब इसकी आलोचना है, आदेश की एकता के सिद्धांत की क्या क्या आलोचना है। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनेक आधार पर आलोचना की गई है। पहला जो आलोचना है वह है, ये सिद्धांत आदेश की एकता की श्रृंखला में एक व्यक्ति को केवल एक अधिकारी से आदेश मानना चाहिए, प्रशासन में सर्वाधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे केवल अपवाद है कि प्रशासन में बहुत सारे उच्च अधिकारी होते हैं और उनके अधीनस्थों को उनके आदेशों की पालना करनी होती है। उदाहरण के लिए जैसे तकनीकी जो प्राविधिक कर्मचारी है तो उनको एक तो सहायक मंत्री है उसके आदेशों की एकता का सिद्धांत के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि उनको जिला कलेक्टर भी आदेश देता है और उनके जिला प्रशासन पे ये कार्यरत होते तकनीकी अधिकारी, उनको अपने उच्च अधिकारी और जिला कलेक्टर दोनों आदेश देते हैं। तो ये एक अपवाद के रूप में ये सिद्धांत, और इसमें आदेश के एकता सिद्धांत में एक तो हैप्डलू टेलर ने भी कहा कि इसके आदेश के एकता सिद्धांत को एक उनके फंक्शन फॉरमैनशिप है, उस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने भी इसको अस्वीकार किया है कि एक व्यक्ति को केवल 8 प्रकार के उच्चाधिकारी आदेश देते हैं। तो टेलर है और सेकलर, हडसन आदि इस सिद्धांत का विरोध करते हैं, लेकिन अंत में ये कहेंगे कि संक्षेप में नवीन जो विचारक है उनकी दृष्टि से ये सिद्धांत पुराना पड़ गया है। विशेषज्ञों की संख्या एवं महत्व में वृद्धि तथा प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिलता से आदेश की एकता के सिद्धांत को लगभग समाप्त कर दिया जाए। फिर भी इसमें कोई संदेश नहीं है कि सिद्धांत के पालन से संगठन में एकता, स्थिरता बनी रहती है। यह नियंत्रण को बड़े प्रभावशाली रूप से स्थापित करता है, संगठन के अधिक शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाता है ये सिद्धांत। धन्यवाद।